नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और कोरोना संकट के बीच सजग और सतर्क होंगे। आज के इस एपिसोड में हम एक नई शुरुआत करेंगे। इस एपिसोड के माध्यम से हम बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे गए हैं उनको विस्तार से हल करेंगे। इन प्रश्नों की जब व्याख्या की जाएगी तो इस बात पर पूरा ख्याल रखा जाएगा कि व्याख्या ऐसे तरीके से किया जाए ताकि आपको इससे जुड़ी 4-5 प्रश्न और आप जो है हल करने में सक्षम हो पाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, किंतु इसकी ऑप्शन ए है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है और ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। मित्रों, जो भारत का क्षेत्रफल है वह पूरे विश्व में 7वां स्थान है। पूरे विश्व में जो है क्षेत्रफल के अनुसार से भारत 7वां देश है और भारत की जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वह पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। लेकिन भारत में जनसंख्या कितना निवास करती है, तो पूरे विश्व में जो कुल जनसंख्या है यानी कि संपूर्ण मानव जो पृथ्वी पर रहता है उसका 17% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम के समय में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन ए है 4.5 घंटे, ऑप्शन बी है 5.5 घंटे, ऑप्शन सी है 7.5 घंटे और ऑप्शन डी है 8.5 घंटे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय मानक समय है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है और ग्रीनविच मीन टाइम जो है वह 0 डिग्री देशांतर है। तो 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जो है भारत का 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसको जो है मानक समय माना गया है। और आप ये भी जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट का अंतर होता है। तो 82.5 डिग्री का मतलब कितना हुआ? 82.5 डिग्री का मतलब हुआ 330 मिनट, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट जो है भारतीय समय आगे होगा। यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे जब आप पूर्व की दिशा की ओर जाएंगे तो समय जो है बढ़ता है, प्लस होता है, और जब पश्चिम की दिशा की ओर जाएंगे तो समय जो है घटता है। तो यहाँ पे भारत जो है, भारत का जो मानक समय है 82.5 पूर्वी देशांतर है, यानी कि जो 0 डिग्री देशांतर है जिसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं उसके 82 डिग्री पूर्व में स्थित है भारत का जो मानक समय लिया गया है। तो इस प्रकार जो भारत का मानक समय है और ग्रीनविच का मानक समय है उसमें 5.5 घंटे का अंतर है। यानी कि भारत का जो मानक समय है वह 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच के समय से ज्यादा है। यानी कि अगर 7 बज रहा है शाम को, अगर 7 बज रहा है ग्रीनविच मीन टाइम पर जितने भी देश स्थित हैं इस देशांतर पे, तो भारतीय जो मानक समय होगा वह जो है 5.5 घंटा उससे आगे होगा, यानी कि 12:30 हो रहा होगा। यहाँ पे रात का 12:30 हो रहा होगा। तो प्रश्न था भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के समय में अंतर पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5.5 घंटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, हुंडू प्रपात निर्मित है। ऑप्शन ए है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन बी है कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी है स्वर्ण रेखा नदी पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जो हुंडरू प्रपात है, प्रपात का मतलब होता है फाल, झरना, रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 322 फीट है, यानी कि 95 मीटर है। तो हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न,
भारत की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है गाडविन ऑस्टिन और ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। तो भारत की यहां सर्वोच्च चोटी की बात की जा रही है। अगर विश्व की सर्वोच्च चोटी की बात की जाती तो माउंट एवरेस्ट होता, जो नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर जिसकी लेंथ है। लेकिन यहां पर तो भारत की बात की जा रही है। तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है उसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रचलित नाम जो है K2 है। इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। और याद रखिएगा कि जो ये पर्वत है, ये चोटी है, ये जो गुलाम कश्मीर है, जो पाकिस्तान के कब्जे में कश्मीर का हिस्सा है, वहां पर स्थित है। तो जो गाडविन ऑस्टिन है भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो गुलाम कश्मीर बनाया गया है वो भारत का हिस्सा है, और भारत का कश्मीर जो है उसका अभिन्न हिस्सा है वो, और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर इस समय आपसे पूछा जाए कि भारत अधिकृत क्षेत्र में, यानी कि इस समय वर्तमान में भारत का जो जमीन है, जो भारत के कंट्रोल में है, उसमें स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा कंचनजंगा। इसकी जो हाइट है कितनी है? 8,598 मीटर इसकी जो हाइट है। इसके अलावा अन्य जो पर्वत चोटी ऊंचे हैं, मकालू पर्वत श्रेणी है, चोटी है, जो 8,463 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी की यहां पर बात की जा रही है। यहां पे ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा कश्मीर, गुलाम कश्मीर को भी इसमें शामिल करते हुए कहा जा रहा है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी, गाडविन ऑस्टिन। अगला प्रश्न, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी है शिवालिक हिमालय, ऑप्शन सी है बृहद हिमालय और ऑप्शन डी है अरावली। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय का जो चोटियां हैं, जो श्रेणी है, हिमालय श्रेणी जो फैला हुआ है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक सबसे जो हिमालय की ऊंची चोटी है उसको जो है बृहद हिमालय कहा जाता है, ग्रेट हिमालय जिसको कहा जाता है। दूसरी चोटी है उसको मध्य हिमालय कहा जाता है। और तीसरी जो सबसे नीचे है, यानी कि उसके सबसे निचला भाग है, जहां नदी आकर जो है समतल एथी में पहुंचती है, भूमि में पहुंचती है, उस भाग को जो है शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न था, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, मतलब उसके जो निचला भाग है, सबसे निम्न स्तर का भाग है, वो कौन सा प्रदेश है? तो इसका नाम है शिवालिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन नंबर बी। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित हैं। तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा हो जाएगा? शिवालिक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए है इजोइक में, ऑप्शन बी है पैलियोजोइक युग में, ऑप्शन सी है मेसोजोइक युग में, ऑप्शन डी है सेनोजोइक युग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनोजोइक युग में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी। ये विभिन्न युग हैं, इनको आपको रटना होगा कि हिमालय के जो विभिन्न श्रेणियां हैं, जैसे बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय है, शिवालिक श्रेणी है, इनका निर्माण किस युग में हुआ। तो आपको जो है ये रटने वाला प्रश्न है, इसमें समझाने वाला कोई भी चीज नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, भारत की तट रेखा है? ऑप्शन ए है 6200 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 5985 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 6175 किलोमीटर। तो भारत की यहाँ जो तट रेखा की बात की जा रही है, वह भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की बात कर रही है। यहाँ पे आप जब भारत का नक्शा देखेंगे तो ये जो सीमा रेखा है, ये टोटल जो सीमा रेखा आप देखते हैं, ये जो है भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा कहलाती है। इसकी जो लेंथ है वो 6100 किलोमीटर है। अगर भारत के जो महाद्वीप हैं, भारत के जो द्वीप हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया,
या यहाँ पे लक्षद्वीप समूह हो गया, अगर इनके भी तट रेखा को जोड़ लिया जाए, इसका भी जब सम किया जाएगा तो 7516.5 किलोमीटर आता है। यानी कि भारत का जो तट रेखा अगर कुल पूछा जाए यानी कि द्वीपों सहित, तो उसकी लेंथ होगी 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर होगी। इसमें चूंकि ऑप्शन जो है क्लियर नहीं कर पा रहा है कि भारत की तट रेखा यहाँ पे जो पूछी जा रही है वो भारत की मुख्य भूमि की पूछी जा रही है या ये संपूर्ण भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी जा रही है जिसमें द्वीप समूह भी शामिल है। तो यहाँ ये बात क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हैं 6200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, तो इसमें 7516.6 किलोमीटर कहीं नहीं दिया हुआ है, 6100 किलोमीटर केवल दिया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा, 6100 किलोमीटर। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ऑप्शन ए है नीलगिरी पर्वत, ऑप्शन बी है सह्याद्री, ऑप्शन सी है दक्कन पठार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट हैं वह सह्याद्री के नाम से जाने जाते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बी होगा। जैसा कि जब आप भारत का मैप देखेंगे तो यहां पे भी जो है पर्वतों की श्रृंखला बनी हुई है पठार टाइप के, तो इन्हें जो है इसको जो है पश्चिमी घाट कहते हैं और इसको जो है पूर्वी घाट कहा जाता है। तो यहाँ बात हो रही है कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ महाराष्ट्र है, इसी लाइन में जो है कर्नाटक है, तो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। मतलब पश्चिमी घाट जो फैला हुआ है वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जब जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सह्याद्री। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 1200 मीटर है। केरल में जो है सह्याद्री पर्वत को शहम पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चीज आप और जोड़ लीजिएगा कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के बीच में आप जानते हैं गोवा है, तो गोवा में भी जो है पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ए है जोजिला, ऑप्शन बी है रोहतांग, ऑप्शन सी है नाथुला, ऑप्शन डी है खैबर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। नाथुला जो दर्रा है उसकी ऊंचाई 14,450 फीट है। जोजिला दर्रा की ऊंचाई 11,578 फीट है, जबकि रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई है 3510 फीट है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ नाथुला दर्रा जो है उसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा नाथुला दर्रा। अब प्रश्न उठता है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा जो है भारत के सिक्किम में है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। यहाँ टापू का मतलब हुआ द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में आइलैंड बोलते हैं। द्वीप एक ऐसा भूखंड होता है जिसके चारों ओर से जल घिरा होता है। भारत में इसका उदाहरण है लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार जिसमें अनेक द्वीप हैं। इसके कारण जो है इसको द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम भारत में, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत में, ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी भारत में और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल के निकट पूर्वी भारत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि लक्षद्वीप जो टापू है वह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। सपोज डैट अगर ये भारत है तो इसको अगर नॉर्थ हम कहेंगे तो इसको हम साउथ कहेंगे और इसको जो है ईस्ट कहेंगे और इधर वाले पार्ट को वेस्ट कहेंगे। तो जो लक्षद्वीप समूह है यहां पर स्थित है, तो इसको हम कहेंगे साउथ वेस्ट कहिए या वेस्ट साउथ कहिए। तो दक्षिण पश्चिम में जो है यहाँ लक्षद्वीप समूह स्थित है और यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो लक्षद्वीप टापू जो है वह साउथ वेस्ट में स्थित है, यानी कि दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। जो लक्षद्वीप समूह है वो अरब सागर में
केरल तट से 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी पर फैला हुआ है। यह विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 पर ही आबादी बसती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है यहाँ पे, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम भारत में। किस सागर में स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। किस राज्य के निकट है? केरल राज्य से जो है 200 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, अरब सागर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, ऑप्शन ए है प्रवाल उत्पत्ति का है, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, ऑप्शन सी है मृदा निक्षेपण है, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग पहले इसके पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं कि लक्षद्वीप के जो अधिकांश द्वीप हैं वो प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, प्रवाल उत्पत्ति का है। प्रवाल के बारे में जो है ज्योग्राफी का जब हम क्लास लेने वाले हैं, जल्द ही आएगा ज्योग्राफी पर एक विस्तृत चैप्टर वाइज जो है वीडियो लाए जाएंगे, तो उसमें जब आपको प्रवाल से संबंधित जो है विस्तृत व्याख्या दी जाएगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हमको बस जानना है कि द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह ऑप्शन ए है गुजरात का अंग है, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र का अंग है, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश का अंग है, और ऑप्शन डी है उड़ीसा का अंग है। तो विदर्भ जो है यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र को कहते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 जो पूछा जा रहा है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, महाराष्ट्र क्या? तो इस प्रकार ये महाराष्ट्र का अंग हुआ। और महाराष्ट्र के किस क्षेत्र का ये नाम है? उत्तर पूर्वी जो महाराष्ट्र है उसके क्षेत्र को जो है हम विदर्भ के नाम से जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलन होती है? यानी कि पूर्वी घाट जो आता है, आप जानते हैं कि भारत का मैप जो है नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो इस तरह का है लगभग। तो यहाँ जो पश्चिमी घाट है और यहाँ जो पूर्वी घाट है ये किस पर्वत पे आके जो है एक दूसरे से मिल जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य है वो मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार वो महाराष्ट्र है। तो यहाँ था ऑप्शन कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, भील जाति कहां पाई जाती है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। भील जनजाति जो है भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जिसमें तेलंगाना भी शामिल है, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। तो यहाँ जो राज्य मैं बोला, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान। तो क्वेश्चन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, भील जाति कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण भाग। आशा करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपकी जानकारी में काफी वृद्धि हुई होगी, और ज्योग्राफी का ये जो सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट, आपको पसंद आया होगा।
अगर अभी तक आपने टारगेट विद नीतीश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, टारगेट विद नीतीश को आप तभी सब्सक्राइब करें जब इस पर दी जा रही जानकारी आपको पसंद आए। जबरदस्ती कोई नहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करें। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय एक नए भाग के साथ, कुछ नए प्रश्नों के संग्रह के साथ, ज्योग्राफी के कुछ नए आयामों के साथ। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।